नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली के दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगाया है। सीएम धामी ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत दौरा था और वे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के कार्य करती है। 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है वे शिकायतों का निस्तारण करने में देरी न करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जिस स्तर की समस्या है उस स्तर पर अधिकारी को समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि पेंडिंग रखकर उस समस्या को छोड़ना चाहिए। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ है उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को 100 कुछ देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या STM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीज़ों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बूट कैंप पर विधिवत उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर DC पंत की तरफ से किया गया और साथ ही प्राचार्य डॉक्टर DC पंत ने छात्रों को अवसरों को पहचानने, उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है। पूरे राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप के माध्यम से जागरूक किया जा रहा और इसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों, उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाना रहा है। सरकारी योजनाओं और नए उद्यमों के लिए सहायता और नया उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक आधुनिक कानूनी और साथ ही प्रबंधकीय
संशोधन के बारे में भी जानकारी देना है। सरकार की पहल पर जो है उद्यमिता विकास उद्यम भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उद्यम है, जो कि उच्च शिक्षा संस्थान और हमारे उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि 12 दिवसीय कार्यशाला 19 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा यहाँ पर। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं, जो वंचित हमारे जो युवा हैं, जो सीमांत छात्र हैं हमारे, या 45 साल तक के जो युवा हैं, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करना, उसको रोजगार के लिए संवेदनशील बनाना और यहाँ जो रोजगार को अपने आजीविका का साधन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसमें कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं वो अपने क्षेत्र के जो लोकल उत्पाद हैं उन उत्पादों को जान सकेंगे कि कैसे हम इस उत्पाद को जो है मार्केट तक ले जाएं। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपनी 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों का आवंटन भी और सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी है। एक विषय पर केंद्र नेतृत्व के लिए प्रदेश नेतृत्व की बात हुई है। दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। हमारे तरफ से विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगी। भविष्य की उसमें है हमारी तरफ से 23 मार्च को उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीजेपी जहां एक और इस कार्यकाल को कई उपलब्धियों भरा मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के इस कार्यकाल को हताशा और निराशा भरा मान रही है। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने उपलब्धियां तो बहुत हासिल की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उपलब्धियां आम जनमानस के हितों के अनुरूप हैं। और इसके दौरान भी उपलब्धियां भी कांग्रेस प्रवक्ता ने गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड ने महिला उत्पीड़न, महिला अपराध में नंबर 1 पर जाकर जरूर हासिल की है। देखिए, विकास कभी गिनाया या बताया नहीं जाता, ना विकास पुस्तिकाओं में छापा जाता है। विकास तो स्वतः दिख जाता है और विकास आपने किया नहीं। सरकारें चुनी जाती हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, वहां आपने कोई आयाम स्थापित नहीं किए। आप बात कर रहे हैं कि आप यूसीसी लाए, तो यूसीसी की तो कभी मांग रही नहीं। यूसीसी के लिए कोई उत्साह पहाड़ वासियों में देखने को नहीं मिल रहा, उत्तराखंड वासियों में देखने को नहीं मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस शायद भूल रही है। जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई और साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द थे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति
प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में अब प्रदेश के क्लस्टर विद्यालयों को भी आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से ये विद्यालय आवासीय विद्यालय बनेंगे। आसपास के कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का इसमें समायोजन किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि विभाग ने क्लस्टर विद्यालयों का चयन किया है। योजना के तहत पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर सभी 95 विकासखंडों में एक एक क्लस्टर विद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 5 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास का लाभ भी मिलेगा। रुद्रप्रयाग में स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन बैठक हुई, जिसमें मूल निवास भू कानून के संयोजक और मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार और महासचिव मोहित डिमरी ने सरकार पर सवाल उठाए। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की टीम रुद्रप्रयाग पहुंची और जहां पहले से मौजूद सैकड़ों लोगों ने मोर्चे का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार की कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों में हम लोग जा रहे हैं और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जरिए हम तमाम उन सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं जो लगातार इस प्रदेश में लोगों की एक तरह से आवाज है। आप देखिए, मूल निवास हो, भू कानून हो, बेरोजगारी का सवाल हो और भी अन्य जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जनता पिछले 24-25 सालों से संघर्ष कर रही है। लेकिन आज आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों ने इस राज्य को कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच तैयार किया गया है और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि संकल्प नए विकल्प का, और निश्चित तौर पर ये मोर्चा एक विकल्प भी देगा और वो विकल्प कोई मोर्चा अपनी तरफ से नहीं, निश्चित तौर पर जो अभी मुख्य जनपदों के मुख्यालयों में जो गोष्ठियां की जा रही है, उन गोष्ठियों के माध्यम से जितने सुझाव आए हैं और सोशल मीडिया में जो हमने नंबर पब्लिश किया है, इसके ईमेल पब्लिश की है, उसके माध्यम से जितने सुझाव आएंगे उन सुझावों के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा और एक विकल्प देने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि 25 वर्षों से जो लूट खसोट इस उत्तराखंड में हुई है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के पहले दिन 1,65,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे अधिक 53,570 पंजीकरण हुए हैं। इस बार 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही बृहस्पतिवार से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पंजीकरण शुरू हो चुका है और लोगों ने जमकर रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हुए और यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा और इस दौरान यात्रियों ने प्रक्रिया में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ गाड़ी नंबर भी भरना होगा। इसके बाद आपको ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे यात्रा पर आप जा सकेंगे। दरअसल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसी दिन उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर 2 मई को रुद्रप्रयाग जिला और बद्रीनाथ मंदिर 4 मई चमोली जिले से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट किया है कि वे अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने भी कहा कि ये कार्रवाई किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है और साथ ही अवैध मदरसों को सही दिशा में लाने का काम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है
ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें, और वो कोर्स जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से NCERT लागू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। मुनिकरेती नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नई मंडी पुल रामलीला मैदान के गेट पर वन विभाग ने ताला लगा दिया है। ताला लगाने की वजह से रामलीला मैदान में अवैध रूप से सब्जी की ठेलियां और अन्य कार्यक्रम करने बताए हैं, और वन विभाग ने इस संबंध में नगरपालिका मुनिकरेती को नोटिस दिया है। और वही नोटिस मिलने पर नगरपालिका अध्यक्ष नीलम विजवाना ने वन विभाग की कार्रवाई पर कई प्रकार के सवाल भी उठाए। और इस संबंध में मुनिकरेती नगरपालिका के सभागार में अध्यक्ष नीलम विजलान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगरपालिका रामलीला मैदान में साफ सफाई की व्यवस्था पर काम करती है। तब मुझे लेटर भी आया था वन क्षेत्राधिकारी द्वारा, मुझे नोटिस आया था, तो मैंने उसका प्रति उत्तर भी भेजा था, और प्रति उत्तर हमने 18 को भेजा और 17 को, और कल वहाँ मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ पर ताला लगा दिया गया वन क्षेत्राधिकारी जी द्वारा। तो वो विगत मुझे लगता है 2-2.5 साल से वो नगर पालिका परिषद के अंडर ही था, और जो उसको अच्छे से भी संचालित कर रहे थे, और जो भी वहाँ पे रसीद काटी जाती थी शादी और धार्मिक अनुष्ठानों की जिसकी भी, वो हमारे पास लगभग 71,200 के लगभग हमारे पास आई है नगर पालिका परिषद को, और उसमें जो नगर पालिका ने इन्वेस्ट किया है वो 19,51,000 के समथिंग किया गया। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में भूमि संरक्षण वन विभाग और रामनगर की ओर से विश्व गौरैया दिवस पर झिमार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और वन पंचायत सरपंच को गौरैया के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि गौरैया का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। प्राचीन काल में पहाड़ों में मकान लकड़ी और पत्थरों से बने होते हैं। मकानों में गौरैया आती है और बढ़ते प्रदूषण के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए हौसले और उनके रहने की जो व्यवस्था है वो भी करनी चाहिए। पुराने मकानों में उनके लिए हौसले, हमारे द्वारा ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया है कि जो गौरैया है पूर्व से ही हमारे मानव के जीवन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है एवं वो विलुप्ति के कगार पर है। उसे बचाने हेतु प्रयास करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। जमाने में क्या होता था कि पहाड़ों में हमारे जो मकान होते थे वो लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे। आज सारे सीमेंट से बन रहे हैं, और लकड़ी और पत्थरों के मकान में उनके वो रहने के लिए हम घोंसले बनाते थे, तो उन घोंसलों में उनके रहते थे और अंडे होते थे, बच्चे देते थे। तो आज उनको रहने के लिए और वो घर बसाने के लिए अपना स्थान नहीं मिलती। एक दूसरे के काठगोदाम स्थित कलसिया पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते नैनीताल रोड पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर रावत ने बताया कि काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत पुल का नवनिर्माण भी प्रस्तावित है, लेकिन तब तक अस्थायी रूप से वैली ब्रिज के माध्यम से यातायात जारी रहेगा। मरम्मत कार्य को तेजी से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था, और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें 2 शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये
सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए। पीछे जाओ। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुन कासमी ने बताया कि राज्य में कुल 416 मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। हालांकि राज्य में कई मदरसे ऐसे भी हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के ऐसे मदरसों की पहचान कर सत्यापन करने के निर्देश दिए जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन की तरफ से अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किच्छा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की तरफ से 1 दर्जन से अधिक मदरसों का निरीक्षण किया गया है। कई मदरसे अवैध पाए गए हैं और सील कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान मदरसों में मौजूद व्यक्तियों का कोई पुलिस सत्यापन नहीं मिला। उनकी तरफ से बताया गया कि नाम पता भी झूठा पाए जाने के बाद पूरा मामला संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आया। बिहार का मिलने के बाद प्रशासन ने व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और वहीं भारी पुलिस फोर्स के साथ सिरौली कला आदि कई क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन से भी अधिक मदरसों का निरीक्षण किया गया है। देखिए, लगातार इस बारे में निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनों पर इस प्रकार के कोई अवैध स्ट्रक्चर, चाहे वो मदरसे के रूप में चल रहे हों या जिस भी रूप में चल रहे हों, उसको चेक किया जाए। यहाँ पे चेक किया गया है, कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज इनके पास नहीं है जिससे इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का इनके पास कोई अनुमन्य दस्तावेज हो। इसी क्रम में सील करके नोटिस दिया गया है और तदनुसार सरकारी ज़मीन प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर हुई है, उसमें भी आगे अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुसार से की जाएगी। जसपुर में यूपी से लाकर बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना एक पैथोलॉजी लैब संचालक को भारी पड़ा है। सीएमएस ने जसपुर एसडीएम और पुलिस प्रशासन को बुलाकर मशीन को सील कराकर पुलिस को सौंप दिया। मामले में केस दर्ज किया गया। स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत चिकित्सा कर्मियों के साथ किसी जांच में गए थे। इसी बीच अस्पताल के बराबर में चल रही खुशी पैथ लैब में पहुंच गए और मामले की रिपोर्ट बनाकर पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारियों को भेज भी दी गई है और आगे की बिना पंजीकृत लैब संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। हम लोग अस्पताल में ही बैठे थे तो बाहर जा ही रहे थे रूटीन एक चेकअप पे, तो अस्पताल के गेट से जैसे बाहर निकले तो उधर साइड में एक हलचल सी देखी, तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ खुशी पैथोलॉजी लैब को चेक करने चले गए। तो वहाँ पर अंदर हमें उसके संचालक कोमल सिंह मिले, वो एक्सरे रूम में बैठे थे। उनके बगल वाले रूम में कोई दो तीन लोग निकल कर आए, तो हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने वो खोल कर देखा तो अंदर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी, तो उसी को फिर संदर्भ में हमने जिलाधिकारी से बात की तो उप जिलाधिकारी महोदय ने के निर्देश पर उसमें आगे की कार्यवाही की गई। इसको जो ये अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन थी, इसको रखना गंभीर अपराध है, तो इसको पीसीपीएनडी एक्ट और के अंतर्गत इसको माननीय उप जिलाधिकारी महोदय श्री चतर सिंह चौहान, कोतवाल श्री जगदीश ढकरियाल जी और मैं स्वयं उपस्थित था अपने स्टाफ के साथ, तो एक संयुक्त टीम ने इसको सीज किया है। खुशी पैथोलॉजी लैब है, इसमें सूचना थी कि व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं, और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे, तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है सीएमएस साहब के द्वारा। बाद में हम लोग भी इसमें आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है
हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई के लिए मैंने सीएमएस साहब को भी बता दिया है और एसएचओ साहब को भी बता दिया है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।